स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियो क्यू पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मैक्स वेबर की थ्योरी सोशल एक्शन। सोशल एक्शन पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा मैक्स वेबर के बारे में। मैक्स वेबर जो हैं ये जर्मनी के रहने वाले थे। इनका जन्म होता है जर्मनी के थुरिंगा शहर में। इनका जन्म 21 अप्रैल 1864 में होता है जर्मनी में, और इनकी मृत्यु जो है वो 1920 में होती है। तो ये कार्ल मार्क्स भी जर्मनी के रहने वाले थे और मैक्स वेबर भी जर्मनी के। तो जर्मनी के इतिहास में दोनों ने कार्ल मार्क्स के बाद में मैक्स वेबर ने भी समाजशास्त्रीय इतिहास में अपना नाम अमर किया। तो समाजशास्त्र को कल्पना से निकालकर वास्तविक धरातल पर उतारने का जो प्रयास अगस्ट कॉम्ट, इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर या हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है, तो उसी की अगली कड़ी में उनका नाम आता है मैक्स वेबर का। तो मैक्स वेबर को व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैक्स वेबर को व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है, और इनको मार्क्स का भूत भी बोला जाता है। किसका? कार्ल मार्क्स का भूत बोला जाता है। और इनको किंग्सले डेविस ने आधुनिक समाजशास्त्र का जनक कहा है। तो इनको 3 नामों से जाना जाता है: मार्क्स का भूत, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का पिता और आधुनिक समाजशास्त्र का जनक। इन्हें 3 नामों से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वेबर के अनुसार जो है प्राकृतिक विज्ञानों के समान समाजशास्त्र को भी कार्य कारण संबंधों की दृष्टि से अध्ययन करना चाहिए। इनके अनुसार प्राकृतिक विज्ञानों में जिस तरह से कार्यकरण संबंधों को जोड़कर अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार समाजशास्त्र में भी कार्यकारण संबंधों की दृष्टि से अध्ययन करना चाहिए। आगे देखते हैं। आगे है कि 1889 में मैक्स वेबर ने PhD किया, जिसका थीसिस विषय था क्या था? हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल सोसाइटीज इन द मिडल एज। ये इनका थीसिस का नाम था। और इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इनको भी देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सी उनकी पुस्तकें हैं। तो पहली पुस्तक इन्होंने लिखा था द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये 1905 में लिखते हैं। द रिलीजन ऑफ चाइना, ये लिखते हैं 1916 में। द रिलीजन ऑफ इंडिया, ये लिखते हैं 1916-17 में। और एशियन जुडिज्म, ये लिखते हैं 1917-19 में। और आगे लिखते हैं इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये लिखते हैं 1921 में। सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन, ये लिखते हैं 1922 में। द सिटी, ये लिखते हैं 1922 में। द सिटी नामक पुस्तक बहुत सारे लोगों ने लिखा है, तो एक जगह आप लोग ढूंढ के और एक जगह लिख लीजिएगा, क्योंकि द सिटी नाम से ही वो पुस्तक है, लेकिन उसका पब्लिकेशन डेट अलग अलग है। आगे लिखते हैं जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री, ये लिखते हैं 1923 में। आगे लिखते हैं द थ्योरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये लिखते हैं 1925 में। द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, ये लिखते हैं 1949 में। द रीजनल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक, ये लिखते हैं 1958 में। तो ये बुक का जो क्रम है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा, याद कीजिएगा। मैक्स वेबर जो है, मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया को क्या मानते हैं? समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानते हैं। ये सोशल एक्शन को ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानते हैं। तो मैक्स वेबर जो है अपने पूर्ववर्ती विचारकों के विपरीत व्यक्ति को समाजशास्त्र के अध्ययन के केंद्र में स्थापित करते हैं। व्यक्ति को समाजशास्त्र के अध्ययन के केंद्र में स्थापित करते हैं। इनके पूर्ववर्ती विचारक कौन? मैक्स वेबर से पहले कौन कौन आते हैं? जैसे अगस्ट कॉम्ट, मार्क्स, स्पेंसर, दुर्खिम, ये सब किसको केंद्र में मानते हैं? तो ये मानते हैं समाज को, लेकिन ये व्यक्ति को समाजशास्त्र के अध्ययन के केंद्र में स्थापित करते हैं। तथा व्यक्ति के सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन ही समाजशास्त्र के विषय मानते हैं। ये समाजशास्त्र का विषय वस्तु किसे मानते हैं? तो सामाजिक क्रियाओं को मानते हैं।
आगे कहते हैं वेबर कहते हैं कि व्यक्ति के सभी सामाजिक क्रियाएं, जो सभी कोई भी सोशल एक्शन करता है तो वो कोई ना कोई कारण होता है, उसका कोई ना कोई कारण होता है। तो शोधकर्ता का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के सामाजिक क्रियाओं के कारणों को समझना और उसकी व्याख्या करना ही क्या है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र है। क्या करना है, व्यक्ति जो सोशल एक्शन कर रहा है उसको कारणों को समझना और उसकी व्याख्या करना ही क्या है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र है। तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन के लिए दो पद्धति बताते हैं। कौन कौन सा, तो ये बताते हैं वेस्टर्न पद्धति और आदर्श प्रारूप। ये दो बताते हैं इसका अध्ययन पद्धति। तो वेस्टर्न पद्धति क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है व्याख्यात्मक बोध। वेस्टर्न पद्धति का शाब्दिक अर्थ होता है व्याख्यात्मक बोध, अर्थात यह वह अध्ययन या समझ जिसकी व्याख्या की जा सके, वह अध्ययन जिसका व्याख्या किया जा सके। यानी कि वेस्टर्न एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा कोई अध्ययनकर्ता स्वयं को क्रिया करने वाले कर्ता की मानसिक स्थिति में रखकर उसकी क्रियाओं के व्याख्यात्मक बोध करने का प्रयत्न करता है। तो आगे वेबर ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टर्न पद्धति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान भौतिक वस्तुओं के व्यवहार को क्या करते हैं, कारणों की व्याख्या करते हैं, ठीक वैसे ही समाजशास्त्रीय शोधकर्ता जो है वो व्यक्ति के सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए वेस्टर्न पद्धति का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेबर के अनुसार व्यक्ति की सामाजिक क्रियाओं के पीछे कोई ना कोई स्पष्ट कारण होता है। जैसे किसी विद्यार्थी का कड़ी मेहनत करने का स्पष्ट कारण ये होता है कि वो परीक्षा में अच्छा अंक लाना चाहता है। तो इसमें समझने के लिए शोधकर्ता को कर्ता के स्थान पर स्वयं को रखना होता है। उसको समझने के लिए मतलब जो विद्यार्थी कड़ी मेहनत कर रहा है उसको समझने के लिए क्या करेंगे कि उसके स्थान पर स्वयं को रखेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम वहाँ पे स्वयं यहाँ होते तो क्या करते। लेकिन स्वयं वहाँ पे कर्ता के स्थान पर रखते समय शोधकर्ता को क्या करना पड़ता है, वस्तुनिष्ठ या तटस्थ होना अनिवार्य होता है। इसके लिए कुछ बातों का होना आवश्यक है जिसमें सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करना, उसकी व्याख्या करना और उसका उद्देश्य शामिल होता है। आगे मैक्स वेबर कहते हैं, मैक्स वेबर कि समाज शास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक क्रिया को मानते हैं। मैक्स वेबर समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक क्रिया को मानते हैं और द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में सामाजिक क्रिया का उल्लेख करते हैं और किसी भी क्रिया को तभी सामाजिक क्रिया कहना चाहे, मतलब इस बुक में कहते हैं कि किसी भी क्रिया को तभी सामाजिक क्रिया कहा जाएगा जब उस क्रिया को करने वाले व्यक्तियों के द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार उस क्रिया में दूसरे व्यक्तियों के मनोभावों तथा क्रियाओं का समावेश हो और उन्हीं के अनुसार उसकी गतिविधियां निर्धारित हो, तो उसे ही क्या कहेंगे, सोशल एक्शन कहेंगे। आगे मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को मानने के 4 शर्तें बताए हैं। इन्होंने सामाजिक क्रिया के 4 शर्तें बताई हैं। कौन कौन सी, तो पहला ये बताते हैं कि सामाजिक क्रिया किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के भूत, वर्तमान या भावी व्यवहार के द्वारा प्रभावित होना चाहिए। जो भी सोशल एक्शन हो रहा है वो किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के मतलब भूत या वर्तमान से भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित होना चाहिए। जैसे यदि कोई व्यक्ति अतीत में हुए विरोध के कारण किसी व्यक्ति पर आक्रमण करता है या वर्तमान में किसी नेता के उत्तेजक भाषण ऐसा होता है जिससे प्रभावित होकर क्या करते हैं, लोगों का समूह हिंसा फैलाने लगते हैं, तो उसको सोशल एक्शन कहा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति भविष्य में उत्पन्न होने वाली संभावित दशाओं को ध्यान में रखते हुए क्या करता है कि किसी की हत्या कर देता है, भविष्य में सुरक्षा की दृष्टि से किसी की हत्या कर देता है, तो उसे भी सोशल एक्शन कहा जाएगा।
आगे ये बोलते हैं, अगला ये बताते हैं कि प्रत्येक प्रकार की क्रिया अर्थात बाह्य क्रिया सामाजिक नहीं कही जा सकती है यदि वह पूर्णतः जड़ या वजनदार वस्तुओं से प्रभावित हो। जैसे सड़क पर चलते हुए किसी व्यक्ति के पीछे पीछे चलना, ये कोई सामाजिक क्रिया नहीं है, ये कोई सामाजिक क्रिया नहीं होता है। आगे ये बताते हैं कि प्रत्येक प्रकार का संपर्क जो होता है वो भी सामाजिक क्रिया नहीं होता है, जब तक कि वह एक दूसरे के व्यवहार से अर्थपूर्ण ढंग से प्रभावित या संबंधित ना हो। जैसे कह सकते हैं कि यदि दो साइकिल सवार एक दूसरे से टकरा जाएं और बिना कुछ प्रकृति प्रतिक्रिया किए हुए अपने अपने रास्ते पर पुनः चल पड़े, तो इसे कोई सामाजिक क्रिया नहीं कहा जाएगा। इसे कोई सामाजिक क्रिया नहीं कहा जाएगा। इसके विपरीत यदि टकराने के बाद में वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं अथवा आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं कि आपने धक्का मारा, आपने मारा, ऐसा कुछ बोलने लगते हैं, तब वो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और इस व्यवहार को क्या कहा जाएगा? इस व्यवहार को सोशल एक्शन कहा जाएगा। आगे कहते हैं कि सामाजिक क्रिया न तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया है और न ही उस क्रिया को कहते हैं जो केवल दूसरे व्यक्तियों के द्वारा प्रभावित हो। जैसे कह सकते हैं कि यदि हम किसी व्यक्ति को एक वृक्ष के नीचे फूल चढ़ाते हुए देखते हैं और उसके अर्थ या अभिप्राय को बिना समझे हुए स्वयं भी उस वृक्ष के नीचे फूल चढ़ाना आरंभ कर देते हैं, तो इसे कोई सामाजिक क्रिया नहीं कहा जाएगा। इसे कोई सामाजिक क्रिया नहीं कहा जाएगा। तो ऐसा व्यवहार केवल क्या होता है, वो अनुकरणात्मक होता है। चलिए आगे देखते हैं। मैक्स वेबर ने 4 प्रकार के सामाजिक क्रिया का उल्लेख किया है। सोशल एक्शन को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? तो ये तार्किक क्रिया, सबसे पहले तार्किक क्रिया। तार्किक क्रिया क्या होता है? तो इसे लक्ष्य मूलक क्रिया भी कहते हैं। तार्किक क्रिया को क्या कहते हैं? लक्ष्य मूलक क्रिया भी कहते हैं। यह एक प्रकार की औपचारिक क्रिया होता है। यह साधन और साध्य संबंधों पर आधारित होता है। साधन और साध्य दोनों अच्छे होने चाहिए। जैसे सिविल सेवा की तैयारी करना, ये तार्किक क्रिया में आएगा। नौकरशाही इसी प्रकार की से प्रभावित होता है। जैसे कह सकते हैं कि तार्किक क्रिया किसे कहते हैं? जैसे यदि कोई व्यक्ति धनी बनना चाहता है लेकिन वह इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए साधन के रूप में लॉटरी का टिकट खरीदता है, तो इस क्रिया को लक्ष्य के प्रति तर्कपूर्ण क्रिया नहीं कहा जाएगा। अगर दूसरी ओर कहें, यदि वह अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता है, ऊंचा उठाना चाहता है, तो वो कोई उद्योग स्थापित करता हो या उसकी सफलता के लिए अधिकाधिक श्रम करता है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे लक्ष्य के प्रति तर्कपूर्ण क्रिया कहा जाएगा। आगे है मूल्यांकनात्मक क्रिया। मूल्यांकनात्मक क्रिया क्या होता है? ये मूल्य से संबंधित होता है। ऐसा मूल्य से प्रभावित होकर के क्रिया करते हैं, उसे ही मूल्यांकनात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नैतिकता, कला, धर्म आदि से प्रभावित होकर की जाने वाली क्रिया। इसमें व्यक्ति की कीमत पर समाज के लाभ या हित सुनिश्चित होते हैं। इस सामाजिक क्रिया के पीछे व्यक्ति के स्वयं के लक्ष्य ना होकर के क्या होता है? सामाजिक लक्ष्य होता है। इसमें स्वयं के लिए नहीं, समाज के लिए लक्ष्य होता है। जैसे देश के लिए जान दे देना या किसी डूबते हुए जहाज के साथ कैप्टन का डूब जाना, मतलब उसका मूल्य ये कह रहा है कि नहीं, इतने लोगों के जान मेरी वजह से जा रही है, तो हमें भी मतलब जिंदा रहने का कोई हक नहीं। वो मूल्य से क्या कर रहा है? प्रभावित होकर के ऐसा क्रिया कर रहा है, तो वही होता है मूल्यांकनात्मक क्रिया। आगे भावात्मक क्रिया देख लेते हैं। भावात्मक क्रिया क्या होता है? तो इसमें उद्वेगात्मक मनोभाव, संवेग, क्रोध, प्रेम या शत्रुता या घृणा आदि में की गई क्रिया पर भावात्मक क्रिया कहा जाता है।
इसमें मतलब क्या होता है, इमोशन से नियंत्रित होता है। ये किससे होता है, ये क्रिया किसके आवेश में आकर करते हैं, इमोशन के। तो इस क्रिया में विविधताएं अधिक होती हैं। जैसे कि जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा कि टीम के जीतने पर इतनी खुशी कि वो नाचने लगे। तो क्या हुआ, मतलब भावना में इस तरह डूबा कि वो नाचने लगा। या किसी मित्र से बहुत दिनों बाद वो मिल रहा है, तो उसके देख करके उसकी आंखों में आंसू आ जाना, ये क्या है, भावात्मक क्रिया है। अगला ये क्रिया बनाते हैं परंपरागत क्रिया। ये ऐसे क्रियाओं के पीछे क्या होता है, पूर्वजों का अनुकरण होता है। यह आदर्श के एक अंग होते हैं। क्या होते हैं, आदर्श का एक अंग होता है। इसमें परंपराएं, प्रथाएं, रीति रिवाज जितने भी होते हैं, इससे प्रभावित होकर के क्रिया की जाती है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति का सामाजिकरण की प्रक्रिया से प्राप्त होता है। ये सब परंपरागत क्रिया हम लोग किसके थ्रू करते हैं, तो समाजीकरण के द्वारा हमें ये सिखाया जाता है कि ऐसा करना है। जो पूर्वजों द्वारा वो परंपरा अनुकरण किया जाता है, तथा समाज में इस व्यवहार को अनुशास्तियों यानी कि पुरस्कार और दंड के द्वारा व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है। जिसे नहीं करने पर क्या होता है, व्यक्ति को दंड दिया जाता है, यानी कि व्यक्ति को वो करने के लिए बाध्य होता है। ये करने के लिए व्यक्ति बाध्य होता है। जैसे बड़ों का पैर छूना। बड़ों का पैर छूना ये हमें किस एक्शन के थ्रू आता है, तो परंपरात्मक क्रिया के थ्रू आता है। तो बीबर ने उपयुक्त चारों प्रकार के का उल्लेख करने के बाद भी इस तथ्य पर बल दिया है कि आधुनिक युग में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक जीवन में लक्ष्यों तथा साधनों के बारे में तर्कपूर्ण क्रियाएं ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। और कहते हैं कि वास्तविकता तो यह है कि क्रिया चाहे लक्ष्य के चुनाव में तार्किक हो अथवा उसका संबंध किसी मूल्य, संवेग अथवा परंपरा से हो, प्रत्येक क्रिया में किसी न किसी स्तर का तार्किकता का समावेश अवश्य होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।